लेकिन अपना काम है कहानी सुनाना, वो भी क्राइम की। तो आज फिर वही ये लिस्ट निकालता हूँ और आप लोगों की फरमाइश के हिसाब से देखता हूँ। तो इस कहानी की बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट, जो 35th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी, उनकी मौत की ये कहानी है। एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट, अपने आप में ये नाम सुन के और अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ कुछ हो जाए और वो हमेशा रहस्य रहे, ऐसा अजीब लगता है सुनकर भी। लेकिन इस कहानी में वाकई ऐसा हुआ है। मतलब आज तक ये पता नहीं है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की जो मौत हुई थी, जो उनको गोली मारी गई थी, वो क्या था। साजिश थी, किसी सिरफिरे का एक ऐसे ही बदला था, गुस्सा था क्या। तो इस कहानी में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी इतने सालों बाद, चूँकि ये करीब 1963 है, तो 37 साल उधर और 20 आप मान लीजिए, लगभग 52 साल के करीब हो गए। और आज तक 52 साल में जो है ये पता नहीं चला कि जॉन एफ कैनेडी का जो कत्ल हुआ था, उसका असली हत्यारा कभी पकड़ा भी गया, सज़ा भी हुई, कौन लोग थे, इसके पीछे साजिश क्या थी। जबकि अमेरिका की जो शान आन बान, जो उनकी जांच एजेंसी FBI, उसने इस मामले की जांच की। शायद जहाँ तक मैं सही हूँ तो अमेरिका में अब तक जितने प्रेसिडेंट हुए हैं उसमें 4 प्रेसिडेंट की इस तरीके से मौत हुई है। तो और जॉन एफ कैनेडी का तो ये था कि मतलब एक यंग स्मार्ट, जो बहुत पॉपुलर, और सिर्फ 2 साल 10 महीने और 2 दिन, 2 साल 10 महीने और 2 दिन ही अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। 2 साल 10 दिन और 9 दिन पूरा कर चुके थे, मतलब एक दिन, और दूसरे दिन ही फिर इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत को लेकर 2 चीज़ें थी। एक, कत्ल के लगभग घंटा 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो अमेरिकी पुलिस और शुरुआती जो सारी तफ्तीश करी थी, वो एक शख्स को गिरफ्तार करती है और कहती कि यही है अमेरिकी प्रेसिडेंट का कातिल। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 48 घंटे के बाद जिसको जॉन एफ कैनेडी का कातिल बताया गया था, पुलिस कस्टडी में एक दूसरा शख्स उसको आकर गोली मार देता है। अब ये आप देखिए कि एक अमेरिकी प्रेसिडेंट का हत्यारा, जाहिर सी बात है उसको सिक्योरिटी, उसकी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि 48 घंटे के अंदर पुलिस कस्टडी में, जब उसको एक जेल से दूसरे जेल ले जाया जा रहा था, एक दूसरा शख्स आता है और उसको गोली मार देता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि जॉन एफ कैनेडी को इसने मारा था, तो मैं गुस्से में था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और गोली मार दी। यहाँ तक भी चलिए, कई ऐसे चाहने वाले होते हैं अपने अपने नेताओं को कि शायद गुस्सा फूटा हो, लेकिन उस कातिल को मारने के बाद, जिसको हम मतलब आरोपी कातिल कहेंगे, जिस शख्स ने उसको गोली मारी थी वो भी मर जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो इस मामले से जुड़ा हुआ जिसका नाम आता है, उसकी एक एक करके दोनों की मौत हो गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि कोई इसके पीछे तीसरा था जो नहीं चाहता था कि इस कत्ल की गुत्थी खुले, सच्चाई सामने आए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा उलझा दिया था। उस वक्त की जो कहानी है उसको पहले जानने के लिए ज़रूरी है कि एक तरह से शीत युद्ध चल रहा था। क्यूबा से अमेरिका के लगभग वॉर की स्थिति आ गई थी। वो एक मिसाइल इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर तक की बात हो रही थी। बर्लिन की दीवार उधर खड़ी हो गई थी। रशिया के साथ जो है रिश्ते ख़राब थे। और ये सारी चीज़ें जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल में चल रहा था। ये भी था कि कई बार जो क्यूबा के उस वक्त शासक फिडेल कास्त्रो, उसको मारने के लिए सुपारी दी गई थी। ये सारी चीज़ें आई अमेरिका में और जॉन एफ कैनेडी के ऊपर ये बात आई। लेकिन फिर बाद में जिस तरीके से रूस के साथ समझौता हुआ, तो उससे जॉन एफ कैनेडी की पॉपुलैरिटी बढ़ी और कुछ चीज़ें ठीक होने लगी। और इसीलिए इसमें ये भी कहते हैं कि जॉन एफ कैनेडी की मौत के पीछे कुछ लोग क्यूबा का भी नाम लेते हैं, कुछ इंटरनल साजिश भी बताते हैं, लेकिन असली कहानी क्या है ये नहीं मालूम। लेकिन ये पूरी अपने आप में कहानी कई शक और सवाल पैदा करती है। ये 22 नवंबर 1963 की बात है।
अमेरिका में एक शहर है डलास। तो उस वक्त एक डलास में एक ख़ास चीज़ और भी थी जो उसमें सारी चीज़ें हैं रिकॉर्ड पे। उसमें यह था कि वहाँ पे जो डलास के गवर्नर थे जॉन कॉनली और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लीडर थे, उन दोनों के बीच में रिश्ते ख़राब चल रहे थे और लड़ाइयाँ हो रही थी। तो जॉन एफ कैनेडी उस लड़ाई को शांत करने के लिए, इन लोगों में समझौता कराने के लिए ये डलास जाने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और भी थी कि ये डलास ना जाए, इसको लेकर 1963 में यूएन में, यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के जो राजदूत थे एडलाई स्टीवेंसन, इनको लेकर डलास में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था, इनकी कुछ भूमिकाओं को लेकर। और ख़ास तौर पर एक वहाँ के रिटेल कारोबारी थे स्टेनले मार्केस, उन्होंने FBI वाइट हाउस को चेतावनी दी थी कि डलास में जॉन एफ कैनेडी के ख़िलाफ़ गुस्सा है और वहाँ पे उनकी जान को ख़तरा भी है, इसलिए वो डलास विज़िट ना करें। लेकिन वाइट हाउस ने भी इस चेतावनी को नहीं माना, सीक्रेट सर्विस ने भी नहीं माना और कैनेडी जो हैं वो 22 नवंबर 1963 को डलास पहुँच जाते हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे वो पहुँचते हैं। अपने प्लेन से उतरने के बाद वो लिमोजिन कार में बैठते हैं और उन्हीं के कहने पे लिमोजिन कार की जो वो छत खोली गई थी और वो बाहर थे और उनका काफ़िला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उनके साथ उनकी वाइफ और इसके अलावा जो गवर्नर थे कॉनली वो थे और जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के वो भी उसी काफ़िले में शामिल थे, लेकिन वो 2-3 गाड़ी पीछे थे। दोपहर करीब 12:31 पर जब, और कहते हैं कि वहाँ पे जॉन एफ कैनेडी के डलास आने की खबर और ये था कि एक उनका रोड शो टाइप होगा, तो डलास में कम से कम 1-1.5 लाख लोग सड़कों पर आ गए थे। जिधर से भी वो काफ़िला गुजरना था वेव करने के लिए, मिलने के लिए, एक झलक देखने के लिए प्रेसिडेंट की अपने। दोपहर करीब 12:31 जब जॉन कैनेडी लोगों का अभिनंदन कर रहे थे अपनी लिमोजिन कार में खड़े होकर, तभी अचानक जो उस वक्त चूँकि कैमरा भी चल रहा था, बाकी चीज़ें भी थीं, उनका हाथ गर्दन की तरफ जाता है और उनके सर का कुछ हिस्सा और ब्लड उनके साथ जो उनकी वाइफ खड़ी हुई थी उनको आके लगता है और उसके बाद वो गिर पड़ते हैं। ज़ाहिर सी बात, अफरा तफरी मच गई। फ़ौरन जो बाकी सारे सीक्रेट सर्विस और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए थे वो भागते हैं और इसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है पास के। कहते हैं कि जब हॉस्पिटल ले जाया गया था तब भी उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन गोली जो सर में लगी थी वो घातक साबित हुई और इसीलिए सर का कुछ हिस्सा जो है वो उनकी जो बराबर में वाइफ खड़ी थी वो उनके गिलफ्स और दस्ताने तक भी आया था। तो हॉस्पिटल तक जिंदा थे, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद करीब 1 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और 22 नवंबर 1963 को इस तरीके से उनकी मौत हो गई। अब इस मौत के बाद फ़ौरन जो अलग अलग बयान आए वो ये थे कि कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने 3 गन शॉट की आवाज़ सुनी, कुछ का कहना था कि सिर्फ 1 फायर हुआ, कहा गया कि गोली सामने से पीछे से मारी गई, एक आया कि नहीं गोली सामने से मारी गई। ये सारी चीज़ें बाद में जांच भी हुई, लेकिन इस पे कभी भी वही एक हैरानी इस बात पे होती है कि इस पे पुख्ता सामने कुछ निकल कर नहीं आया। लेकिन इस इंसिडेंट के करीब 1.5 घंटे के बाद ही पुलिस ने वहीं एक उस स्पॉट से कुछ ही दूरी पर एक हार्वी ओसवाल्ड नाम के 24 साल के नौजवान को गिरफ्तार किया। उसके पास गन था और उसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की और उससे कहा कि तुमने गोली चलाई। हालांकि ओसवाल्ड ने शुरू से ही मना करना शुरू किया। उसने कहा कि मैं बेकसूर हूं और मैंने कोई गोली नहीं चलाई और मैंने प्रेसिडेंट को नहीं मारा है। इस दौरान में ये सारी जब चीज़ें हो गई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को फिर आनन फानन में वहाँ से वापस ले जाने की चीज़ हो, क्योंकि वो उनकी जान जा चुकी थी और अब ये था कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे वो इस दुनिया में नहीं है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको शपथ दिलाकर प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो सारी FBI और बाकी की जो जांच रिपोर्ट में भी आई, वो ये थी कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त और वो उस काफ़िले में ही चल रहे थे पीछे 3-4 गाड़ी छोड़कर,
लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो गवर्नर थे जो साथ में थे कॉनली, उनको भी गोली लगी, लेकिन वो बाद में खैर उनकी जान बच गई। अब कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो शक और सवाल खड़े करता है। वो ये कि इस मौत के फ़ौरन बाद कायदे से पोस्टमार्टम वहीं होना चाहिए, लेकिन पोस्टमार्टम वहाँ पे कराने की कोई कोशिश नहीं की जाती, बल्कि कहा जाता है कि जो बॉडी है वो सीधे अब वापस वाशिंगटन ले जाया जाएगा, और इसीलिए पोस्टमार्टम वहाँ नहीं किया गया। जॉन एफ कैनेडी को ताबूत में रखकर वहीं एयरफोर्स वन में उनको ले जाया जाता है, और एयरफोर्स वन में तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस वक्त, वो खुद वहाँ मौजूद थे, मिस्टर जॉनसन। कहते हैं कि वहाँ से वॉशिंगटन लाने के लिए एयरफोर्स वन को उड़ना था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन इस बात पे अड़े हुए थे कि पहले उन्हें प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई जाए और उसके बाद ही एयरफोर्स वन उड़ेगा। तो फिर इन्हीं जॉनसन की एक दोस्त जो डिस्ट्रिक्ट जज थी, सारा ह्यूज, वो आई, उन्होंने बाकायदा शपथ दिलाई उनको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की, और उसके बाद फिर वो प्लेन जो है वहाँ से उड़ा और फिर वो वाशिंगटन पहुँचे। जो लिमोजिन कार थी उसको साफ़ कर दिया गया था आनन फानन में। पोस्टमार्टम यहाँ नहीं कराया गया। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ लेने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में और उतावले नज़र आए, और जिस शख्स को पकड़ा गया वो लगातार मना करता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। और ली हार्वे ओसवाल्ड, ये इंसिडेंट 22 को होता है, 22 नवंबर को। 24 नवंबर को जब ओसवाल्ड को एक दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, तब उस दौरान चूँकि प्रेसिडेंट की मौत हुई थी तो मीडिया और ये सारे लोग लगातार फॉलो कर रहे थे, तो एक चैनल जो है वो उस हॉस्पिटल के बाहर भी था और वो भी इसको कवर कर रहा था। और तभी वहाँ पे वहाँ के एक नाइट क्लब के मालिक जैक रूबी, वो अचानक सामने आता है और ओसवाल्ड को गोली मार देता है। गोली लगती है, ओसवाल्ड गिर जाता है, और ये सब कुछ कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ था, और इस चीज़ों को टीवी पे भी उस वक्त लोगों ने देखा। ओसवाल्ड को फिर उसी पार्कलैंड हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यानी कि जॉन एफ कैनेडी को गोली लगने के बाद ले जाया गया था। लेकिन वहाँ डॉक्टर ओसवाल्ड को भी डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसके बाद जैक रूबी को पुलिस गिरफ्तार करती है। जैक रूबी से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका कहना था कि चूँकि उसने हमारे प्रेसिडेंट को मारा और मुझे उनकी वाइफ का दुख दर्द नहीं देखा जा रहा था, लंबा केस चले, वो और तकलीफ़ में रहे, इसलिए मैंने मार दिया। अब ये बयान भी हज़म होने लायक नहीं था, लेकिन खैर इससे अब आगे जांच होती। लेकिन कुछ दिन बाद ही जैक रूबी, जिसने कि जो एक सस्पेक्टेड था मेन इसमें ओसवाल्ड, जिसको गोली मारी थी, जैक रूबी की भी मौत हो जाती है और कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया। तो जो जो कड़ियाँ मिल रही थी जिनसे केस खुल सकता था, वो कड़ियाँ एक एक करके टूटती जा रही थी और वो मौत होती जा रही थी। अब इसको लेके FBI तमाम जांच हुई, उस वक्त के सारे सिनेरियो को देखा गया। अब यहाँ पे कई चीज़ें आई जो सवाल उठे। एक, जब ये पहले से कहा गया था कि डलास में सेफ़ नहीं है, वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, उसके बावजूद ये दौरा क्यों बनाया गया? जाहिर सी बात है ये वाइट हाउस ने बनाया। ओपन कार में इस तरीके से इतने लोगों के भीड़ के सामने काफिला निकालना, ये और भी ख़तरनाक था। तो इसको क्यों नहीं रोका गया, इसको लेके सवाल उठा। एक बेसिक चीज़ थी कि गोली आगे से चली कि पीछे से चली। जो उस वक्त की जांच हुई थी वो ये थी कि एक सामने एक प्रकाशन संस्था की बिल्डिंग थी, पब्लिकेशन की, उसके 6th फ्लोर से हत्यारे ने गोली चलाई। एक ये भी था कि असली निशाना उस दिन जो वहाँ के गवर्नर थे डलास के, मिस्टर कॉनली, वो थे, ना कि जॉन एफ कैनेडी थे। ये भी थ्योरी आई। और ये सारी चीज़ें, उसके अलावा जो बेसिक सबूत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, जो लिमोजिन को साफ़ करने की जल्दबाजी क्या थी, बॉडी को डलास से इतनी जल्दी फिर वाशिंगटन ले जाने की जल्दबाजी क्या थी, वाइस प्रेसिडेंट को उसी वक्त शपथ दिलाने की जिद करना, उसकी जल्दबाजी क्या थी। तो
ये सारी चीज़ों ने बहुत सारे उस वक्त लेके सवाल खड़े किए और इसमें एक ये भी उठा कि कातिल जो है वो एक नहीं था जो गोली चलाई, चूँकि इसमें एक एंट्री जो होती है जैक रूबी की, ये बाद में होती है, जो वहाँ का एक नाइट क्लब का ओनर था। लेकिन जो शुरुआत में बहुत सारे ऐसे चश्मदीद और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें ये था कि अगर ऑसवाल्ड ही कातिल था तो ऑसवाल्ड अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी लोग थे। बट वो कहाँ है? उनमें से कोई नहीं है, कहाँ गए? तो इन चीज़ों ने एक एक करके बहुत सारे शक और सवाल खड़े किए। FBI इसको लगातार जांच करती रही। इस पे क्यूबा पे शक किया गया, इस पे अमेरिका के इंटरनल कुछ शक किया गया, शक के घेरे में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कभी कोई पुख्ता तौर पे कुछ चीज़ें सामने नहीं आई। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी से जुड़ी हुई जितनी भी जांच से रिलेटेड फाइल थी उसको सार्वजनिक करने का फैसला किया और उसके एक हिस्से को सार्वजनिक भी किया, वो अपने उन्होंने साइट पे, जिसको लोगों ने पढ़ा। हालांकि CIA जो है वो इसके ख़िलाफ़ थी कि इस जांच की रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम हो जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं माना और उन्होंने कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलकर वो इसके और भी हिस्से को पब्लिक करेंगे। जो चीज़ पब्लिक की गई उसमें एक जगह पे ये है कि जॉन एफ कैनेडी ने उस वक्त, चूँकि क्यूबा के साथ रिश्ते ख़राब थे, और ये भी है कि क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो को मारने की CIA के ज़रिए बहुत बार कोशिश की गई थी और $1 लाख फिडेल कास्ट्रो को मारने के लिए $1 लाख की सुपारी तक दी गई थी। लेकिन हमेशा फिडेल कास्ट्रो के सपोर्ट में रशिया आ जाता था और इसलिए रशिया के साथ भी रिश्ते ख़राब थे। फिर वो उस वक्त मिज़ाइल भी थी कि क्यूबा ने कुछ न्यूक्लियर टाइप का मिज़ाइल जो है वो US की तरफ भेजा और पनडुब्बियाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें खैर बाद में रशिया के साथ समझौता हुआ और ये उस वक्त एक ख़तरा ये आ गया था कि परमाणु युद्ध ना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसी रिपोर्ट में एक जगह पे ये भी है, तो इसी से जोड़ के कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से ही जॉन एफ कैनेडी को मारा गया, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑसवाल्ड था जिसके ऊपर डाउट था जॉन एफ कैनेडी को जिसने मारा, और लेकिन 48 घंटे के अंदर खुद उसको मार दिया गया, वो 2 साल पहले इस इंसिडेंट से, मतलब 63 से पहले, वो 61 में वो रशिया भी गया था और क्यूबा भी गया था। तो इस लिंक को भी जोड़ के देखा गया कि क्या कहीं वो उनके इशारे पर काम कर रहा था, इसके लिए आया था। लेकिन ये सारे शक और सवाल ही रहे, इसके पीछे और कोई बड़ा जो दिमाग, बड़ा नाम, कौन लोग थे, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी की उस वक्त पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनके दुश्मन भी बहुत हो गए थे। लेकिन ये बात किसी को भी, 2 बार ऐसे सर्वे हुए, एक बार 2001 में और उसके बाद भी हुआ था, जिसमें कि जॉन एफ कैनेडी की मौत एक साजिश थी और क्या उसकी जांच FBI ने सही की। ये खुद अमेरिका के अंदर ये सर्वे हुआ। पहले सर्वे में 81% लोगों का मानना था US के कि जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की जो सच्चाई है उसको कभी जानबूझ के सामने नहीं लाया गया और इसकी ये साजिश बढ़ी है और इस साजिश को खोलने की कभी कोशिश नहीं की। दूसरी बार भी जब सर्वे हुआ तो 65% से ज़्यादा लोगों का यही मानना था कि ये गहरी साजिश है और इस साजिश से कभी पर्दा किसी ने हटाने की कोशिश ही नहीं की। तो अब वहीं पे सवाल आता है कि आखिर साजिश ऐसी क्या थी, कौन लोग थे इसके पीछे, क्यों जॉन एफ कैनेडी को रास्ते से हटाना चाहते थे। FBI जैसी जांच एजेंसी अपनी सारी चीज़ें कर चुकी, लेकिन वो इस नतीजे पर नहीं पहुंची और लोग इसलिए इस चीज़ को नहीं मानते कि एक आम 24 साल का लड़का ऑसवाल्ड वो बस यूं ही बिना किसी वजह के जॉन एफ कैनेडी को गोली मार देता है, जबकि वो बार बार कह रहा है कि मैंने नहीं मारा। और एक उसी के बीच में जब वो अरेस्ट होता है और 48 घंटे के अंदर उसी डलास शहर का जो शहर का एक नाइट क्लब चलाने वाला, जिसका कोई लेना देना नहीं बाकी चीज़ों से, वो आके उसको गोली मार देता और कहता है कि मुझे बुरा लगा इसलिए मार दिया। तो ये जो कहानी है पूरी वहाँ की पुलिस और उसके बाद FBI की, वो आम लोगों के गले में नहीं गले से नहीं उतर रहा था। और यही वजह है कि उनका मानना था कि इसके पीछे में राज कुछ और है, असली कहानी कुछ और है। लेकिन आज तक मतलब लगभग 51-52 साल हो गए, जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के पीछे का मकसद, साजिश, इसके बारे में पुख्ता तौर पे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। और यही वजह है कि ये अमेरिका की आज भी सबसे, अगर मैं कहूँ कि एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं हुई। क्योंकि आप सिर्फ ये कह के कि 2 लोगों को पकड़ा था और उसके बाद दोनों मारे गए,
तार कहीं और जुड़ रहे थे, लेकिन इसके पीछे असली दिमाग किसका था, असली कौन लोग थे, ये कभी सामने नहीं आया। और यही वजह है कि जॉन एफ कैनेडी की मौत आज 51 साल बाद भी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। देखिए आने वाले टाइम में जिस तरीके से, हालांकि एक चीज़ थी वो ये थी कि जो सार्वजनिक किया गया पूरे जांच की रिपोर्ट को जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, तो उसके बाद था कि शायद इससे जांच में कुछ और मदद मिले, बहुत सारे कुछ लोगों के पास जानकारी हो, इसके ज़रिए वो इस मामले तक पहुँचे। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है और देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये बात अपने आप में एक मतलब हैरान करने वाली होती है कि इतने ताकतवर मुल्क, अमेरिका जैसा सुपर पावर, उसकी इतनी बेहतरीन एजेंसी जो दुनिया के दूसरे केसों में जाके मदद करती है, अपने ही देश के अपने ही प्रेसिडेंट के कत्ल की गुत्थी को आज 51-52 साल से सुलझा नहीं पाई है। या तो सुलझाने की कोशिश नहीं की गई है, या फिर कि उसके ऊपर दबाव है, या फिर वही है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि क्या असली कहानी है नहीं मालूम। तो ये थी कहानी जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की, जो अमेरिका के 35th यानी 35वें प्रेसिडेंट थे, और जिस तरीके से उनकी मौत हुई थी। मंडे को आपसे मुलाकात होगी और मंडे को लाइव आपसे कहानी में मुलाकात होगी, तब बातचीत भी होगी, सवाल जवाब भी होगा। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। अब मंडे को मिलते हैं, थैंक यू।